नमस्कार। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं बांदा से। खबर आपको बता दें, जहां खेत में जानवर जाने का विरोध करने पर दबंगों ने महिला सहित उसके 3 बेटों को लाठी डंडों से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित महिला किरण तिवारी अपने तीनों घायल बेटों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। महिला ने गांव के ही लोगों पर खेत में जानवर चराने और मना करने पर लाठी डंडों से पीटने का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को न्याय का भरोसा दिलाया और ये पूरा मामला भदौसा थाना अंतर्गत महापत्रा के पूर्वा का है। इंडिया बनाम भारत की सियासी लड़ाई में बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले पर बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के चलते देश के जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मायावती ने सरकार की निंदा करते हुए कहा कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। मायावती ने कहा कि देश के नाम इंडिया पर विवाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिलीभगत है। अब देखिए किस तरीके से मायावती ने दोनों पर निशाना साधा है। इंडिया नाम को लेकर जिस तरीके से मायावती ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को जमकर घेरा है, आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर हमला किया है। जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमामय संवैधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। इतना ही नहीं बल्कि इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ चल रही जांच की फाइल अब लगभग बंद हो गई है। पति द्वारा शिकायत वापस लेने पर जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकरण को खत्म करने की सिफारिश कर दी है। इसकी रिपोर्ट जल्द ही शासन को भेजी जाएगी। दूसरी ओर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के खिलाफ धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमे को भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि ज्योति और उनके पति के बीच गोपनीय समझौते के बाद ये कवायद सामने आई है। लगभग 1.5 महीने पहले आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शासन में शिकायत की थी। नियुक्ति विभाग की ओर से इस मामले में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत से उच्च स्तरीय जांच कराने को कहा गया था। आपको बता दें, जांच कमेटी ने मामले को लेकर 28 अगस्त की तारीख तय की थी। इस दिन आलोक कमेटी के समक्ष उपस्थित हुए और आरोपों का सबूत देने के बजाय उन्होंने शिकायत वापस ले लिया। उन्होंने जांच कमेटी को लिख कर दिया कि वह सोच समझकर शिकायत वापस ले रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और उसी के बाद से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि ज्योति और आलोक मौर्य के बीच समझौता हो सकता है। तो लंबे समय से ये विवाद चल रहा था पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य को लेकर। आलोक मौर्य ने तमाम आरोप अपनी पत्नी के ऊपर लगाए थे। भ्रष्टाचार का ऊपर उनके ऊपर आरोप था और एक
अवैध का भी आरोप लगा था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच हो रही थी। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि इन दोनों के बीच में समझौता हो सकता है। वाराणसी के श्रीनगर कॉलोनी में मंगलवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 3 स्टार होटल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते 3 स्टार होटल में लगी आग ने करोड़ों रुपए खाक कर दिए। फिलहाल राहत की बात यह रही कि होटल में लगी भीषण आग के बावजूद किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। 3 स्टार होटल में आग लगने की सूचना मिलते ही जहां दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं आग लगने की खबर से इलाके में रह रहे लोग दहशत में आ गए। फिलहाल होटल में आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कोशिश में लगी रही और अपना रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रखा। होटल में सनातन धर्म पर तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को लेकर यूं तो भारत भर में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। संतों महंतों के साथ हिंदूवादी संगठनों के लोग भी इसे सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश बता रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक चर्चा में उदयनिधि स्टालिन के साथ अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर उदयनिधि स्टालिन को पदमुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। तो साथ ही कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 18 सितंबर को वह उदयनिधि स्टालिन से मिलने जाएंगे और जिस तरह हनुमान ने कालेमी का वध किया था, उसी तरह मैं डीएमके नेता का सिर कलम करके लाऊंगा। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने पहले उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की, फिर रकम कम होने पर बढ़ाने की बात की और इसके बाद उदयनिधि स्टालिन ने भी तंज कसा था और कहा था कि इसके लिए 10 रुपए का कंगाई काफी है। इसके बाद अब जगत गुरु परमहंस आचार्य ने डीएमके नेता को लेकर सबसे बड़ा विवाद बयान दिया है। हम लोग जो है सनातन धर्मावलंबी हैं। मैं सनातन धर्म का आचार्य हूं। हमारे यहाँ चींटी को भी बचा के चलने का जो है हमारा धर्म बताता है। अहिंसा परमो धर्म है। हम मानवतावादी हैं, वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी हैं। लेकिन जिस तरह से युवा कल्याण मंत्री डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा डेंगू मच्छर मलेरिया की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, इसके बाद हमने कहा जो उनका गर्दन काटेगा तो उसको मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा। तो उन्होंने कहा, पलटवार किया, कहे कि हम अपने बयान पर अभी भी अडिग हैं। इसके बाद जो है फिर उनका बयान आ गया, वो कहे हमें कोई द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र भेज करके तत्काल प्रभाव से उनको अपदस्थ करने की हमने मांग किया है और हमने कहा कि अगर ऐसा न हो तो हमें उनसे मिलने की अनुमति प्रदान कर दी जाए, क्योंकि दूसरे धर्म के विषय में अगर कोई भी इस तरह का बयान दिया होता तो अभी तक उसके चिथड़े न मिलते। लेकिन सनातन धर्म के जहां भारत में 80% जनता सनातन धर्म को मानने वाली है, उन्होंने 100 करोड़ प्लस निर्दोष भारतीयों की हत्या का आह्वान किया है यह बयान दे करके। इसलिए मैं 18 सितंबर को मैं डीएमके नेता युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन से मिलने जाऊंगा। उसकी मैंने अनुमति मांगा है। अनुमति मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी मैं जाऊंगा और जिस तरह से हनुमान जी ने कालेमी का वध किया था उसी तरह से मैं डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके लौटूंगा।
लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जोरों से तैयारी कर रहा है। इंडिया एनडीए दोनों की बैठकें जारी है। वहीं अगर बात करें लोकसभा क्षेत्रों की तो सभी क्षेत्रों में सभी सांसदों की तैयारी तेजी से चल रही है। सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों का बखान कर रहे हैं। अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। जनवरी में मंदिर का उद्घाटन होना है। वैसे क्या मंदिर के साथ साथ अयोध्या का भी विकास हो रहा है या फिर कितना विकास अयोध्या का हुआ है, इसको लेकर हमारे संवाददाता संजीव आजाद ने लोगों से बातचीत कही कि ये क्या कुछ कहा है लोगों ने। आइए आपको हम सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव करीब आते ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। गली नुक्कड़ चौराहे और दुकानों पर चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इस चुनाव को लेकर क्या रणनीति है। चुनाव आ रहा है और आप लोग चूंकि चर्चा अभी कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? इस बार का चुनाव धर्म के मुद्दे पे होगा, देश के मुद्दे पे होगा, और कोई मुद्दा बचा कहाँ है। अब हमारी कॉलोनी में जलभराव बहुत भयंकर है, घरों में पानी घुस रहा है। हम लोगों को हमारे तरफ न तो सीवर पड़ा है और शहर में उधर पड़ रहा है, लेकिन हमारी तरफ सीवर वो पड़ ही नहीं रहा। न नाला बनने का बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, नाला भी नहीं बना है। चुनाव को लेकर मतदाताओं के अपने अपने मत हैं। हालांकि मतदाता इस बार खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ का कहना है कि विकास का मुद्दा होगा तो कुछ का कहना है कि मंदिर और धर्म आधारित मुद्दे प्रमुखता से होंगे। लेकिन अगर स्थानीय सांसद लल्लू सिंह की बात की जाए तो हर कोई उनकी तारीफ करता नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी दृष्टांत हेम के साथ संजीव आजाद, एपेक्स न्यूज इंडिया, अयोध्या। के बाद जल्द हाजिर होंगे। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। भाई फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बढ़ते खबरों की तरफ। लखनऊ में अब कुत्तों के शवों को दफनाया नहीं बल्कि जलाया भी जाएगा। आपको बता दें कि लखनऊ में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से आवारा कुत्तों के लिए विद्युत शवदाह गृह बनाया जा रहा है। इसमें एक साथ करीब 50 कुत्तों के शवों को डिस्पोज किया जा सकेगा। मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ नगर निगम में ही अकेले 8 जोन है। इसमें हर दिन करीब 100 से अधिक मरे हुए कुत्तों को उठाने के लिए शिकायत आती रहती है। इसके बाद उनको वहां से उठाकर शिवरी प्लांट लेकर जाया जाता है, फिर वहां खाली जगह में गड्ढा खोदकर उन्हें दफनाया जाता है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब नई व्यवस्था में
इंसानिटर लगाने से यह विद्युत शवदाह की तरह हो जाएगा। बता दें कि यह प्लांट सीएनजी गैस से चलेगा, साथ ही बिजली से भी इसको चलाया जा सकेगा। इसमें एक साथ करीब 50 कुत्तों के शवों को डिस्पोज किया जा सकेगा। गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 14 साल के बच्चे को करीब 2 महीने पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। बच्चे ने डर के मारे घर वालों से ये बात छुपाए रखी और धीरे धीरे बच्चे के शरीर में रेबीज का इन्फेक्शन फैलने लगा और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। वह रेबीज के फैल जाने से बच्चा कुत्ते जैसा बर्ताव कर रहा था। वही बच्चे के परिवार वाले 3 दिन से उसे दिल्ली एनसीआर के कई अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन बच्चे की हालत को देखते हुए सभी अस्पतालों ने बच्चे को एडमिट करने से मना कर दिया। जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि उनके पड़ोस में एक महिला रहती है जो कुत्तों को खाना खिलाती रहती है। उसके घर के सामने आवारा कुत्ते दिन भर घुमा करते हैं और इनमें से किसी कुत्ते ने बच्चे को काटा है। ये कुत्ते पहले भी कई लोगों को काट चुके हैं। जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाने वाली महिला सहित 4 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं नगर निगम की ओर से भी आरोपी महिला को नोटिस दिया गया है। गोंडा में दबंगों ने एक महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे महिला अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। बता दें कि ग्राम बनघुसरा की रहने वाली तुलसी देवी ने जिला पंचायत टी शर्ट के नीचे परिवार के साथ धरना दिया। प्रशासन से दबंगों के कब्जे से भूमि मुक्त कराने की भी मांग की और पीड़िता ने विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके विपक्षी प्रेमनाथ, पूर्व प्रधान राजेंद्र बख्श सिंह जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जिससे वो इस वक्त डरी सहमी हुई है। इनके पति को और इनके जेठ प्रेमनाथ को, बलराम को पट्टा मिला था, जिसमें 8 लोगों का पट्टा ग्राम प्रधान राजेंद्र बकत सिंह के द्वारा दिया गया था। उस पट्टे को इनके जेठ प्रेमनाथ ने भेज दिया दूसरे नाम। जब राजेंद्र बकत सिंह का प्रधानी कार्यकाल समाप्त हुआ 20 साल के बाद, तो उसी गाता संख्या में इनके पति के नाम जो पट्टा था उसके बगल की चौहद्दी दिखा करके फिर पट्टा कर दिया जाली तरीके से। उस जाली पट्टा के आधार पर इनके पति के नाम की जमीन को कब्जा कर लिया है। इनके जेठ, इनकी जेठानी और एक बिल्लन सिंह है, वो मिलकर के कब्जा करा दिए। इनका नल तोड़ डाले और इन्होंने तमाम दरखास्तें अधिकारियों को दिया, थाने पर दिया। इनके खिलाफ 4 बार केवल 107-16 की कार्रवाई हुई है। अगर इसकी जांच हो जाए तो जाली पट्टा प्रमाण पत्र देने वाले के खिलाफ, भूमि कब्जा करने वाले के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो जाए तो इनको न्याय मिल जाएगा, इनकी जमीन खाली कराया जाएगा। ये इनकी समस्या है। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में इस साल का जन्माष्टमी समारोह सफल चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो वैज्ञानिकों को समर्पित किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि ISOP अध्यक्ष एस सोमनाथ के प्रयासों को बताने के लिए उस अस्थायी निवास का नाम सोमनाथ पुष्प बंगला रखा गया है, जहां भगवान 7 सितंबर की मध्यरात्रि को विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि कृष्ण की मूर्ति की विशेष पोशाक का नाम प्रज्ञान रोवर के नाम पर प्रज्ञान प्रभास रखा गया है। आपको बता दें कि बंगाल और दिल्ली के डिजाइनर विशेष पोशाक को आखिरी रूप दे रहे हैं। मंदिर प्रबंधन निकाय के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है और इतनी बड़ी उपलब्धि पर देश का प्रत्येक नागरिक वैज्ञानिकों की दृढ़ता, त्याग और कड़ी मेहनत की सराहना भी करता है। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जोरों से तैयारी कर रहा है। इंडिया एनडीए दोनों की बैठकें जारी हैं। वही अगर बात करें लोकसभा क्षेत्रों की, तो सभी क्षेत्रों में सभी सांसदों की तैयारी है वो तेजी से चल रही है। सांसद अपने अपने इलाकों में जाकर विकास कार्यों का बखान कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर अंबेडकर नगर की जनता से हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव ने बात की है। जनता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम सुनाते हैं। कि यहाँ
पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय यहाँ सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रितेश पांडे को यहाँ के मतदाताओं ने सदन में पहली बार भेजा। इन 48 लगभग 50 महीनों में सांसद की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। विकास नहीं बल्कि देश की जो सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में है, अपने क्षेत्र और राष्ट्र हित के मुद्दों पर, राष्ट्रीय विषयों पर वहां अपनी बात रखने का है। और इस मायने में हमारे सांसद, जितने भी सांसद हैं उसमें सर्वोच्च अंक उनको नंबर 1 मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।